दीपक, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें जाने में देरी हो रही है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, सूरज भी सर पर आ गए हैं। अगर हम थोड़ी देर और करेंगे तो हमें मंदिर जाने में देरी हो जाएगी। कमरे में तैयार होता हुआ दीपक कहता है, बस 10 मिनट में आता हूँ। तुमने सारा खाना बनाया कि नहीं? सारा खाना पैक करके डब्बों में भर लो। और हाँ, उधर मंदिर के पास जो गरीब लोग हैं उनके लिए पत्तल भी रख लेना, जिससे हम उनको लाइन में बिठाकर खाना खिला सकें। तुम चिंता मत करो, मैंने सारा सामान रख लिया है। आज हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है, तो सबसे पहले हम मंदिर जाकर गरीबों में खाना खिलाएंगे। गाड़ी में सारा सामान रखकर दीपक और मोनिका मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर की सीढ़ियों के पास बहुत सारे गरीब लोग बैठे हुए हैं। कुछ भिखारी हैं जो खाने पीने का सामान मांग रहे हैं। जब मोनिका कार से खाने का सामान निकालती है तो बच्चे उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। दीपक सारे बच्चों से और जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनसे कहता है, आप लोग एक लाइन में बैठ जाइए, सबको खाना मिलेगा। इधर धूप में बैठने की ज़रूरत नहीं है। सामने पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठ जाइए। हम आराम से सबको खाना खिलाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। दीपक सभी को लाइन से बिठा देता है और सबके सामने पत्तल डाल देता है। मोनिका सबकी पत्तल में खाना परोसने लगती है। सभी लोग बड़े ही चाव से खाना खा रहे थे। तभी मोनिका की नज़र एक बुजुर्ग महिला पर पड़ती है, जिन्होंने अपने पूरे चेहरे को साड़ी के पल्लू से ढका हुआ है। उनके हाथों की सिकुड़ी हुई खाल को देखकर लग रहा है कि वह बहुत ही बुजुर्ग है। मोनिका माता जी के पास जाती है और कहती है, माता जी, आपने इतनी गर्मी में अपने पूरे सर को और चेहरे को क्यों ढका हुआ है? खोल लीजिए और आराम से खाना खाइए। मोनिका की बात सुन करके अम्मा जी सकपका गई और अपनी पतल उठाकर दूसरी तरफ को मुंह करके बैठ गई। उनकी घबराहट को देखकर मोनिका कहती है, अच्छा ठीक है अम्मा जी, आपको जैसा बैठना है वैसे बैठे रहिए, पीछे को मुंह करके मत बैठिए। तभी मोनिका की नज़र बुजुर्ग अम्मा जी के हाथों पर बने हुए एक टैटू पर पड़ती है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है, क्योंकि वैसा ही टैटू उसकी माँ के हाथ पर भी था। मोनिका कहती है कि अम्मा जी, आपने यह टैटू कब बनवाया है? ऐसा ही टैटू मेरी माँ के हाथ पर भी था। जब मैं छोटी थी और अपनी माँ के साथ मेला घूमने गई थी, तब माँ ने अपने हाथ पर ऐसा ही मोर पंख का टैटू बनवाया था। मेरी माँ को मोर पंख बहुत पसंद था। मोनिका की बात सुन करके झट से अपनी साड़ी से हाथ को छुपाने की कोशिश करती है। मोनिका के बार बार सवाल पूछने पर अम्मा जी बड़ी ही परेशान हो जाती है और अपने सर, चेहरे और हाथों को साड़ी से खींच कर ढकने की कोशिश करती है। दीपक कहता है, मोनिका, क्यों बूढ़ी माँ के पास खड़ी हो? वह तुम्हारे सवालों की वजह से ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही हैं। मैं उनको खाना परोस रहा हूँ, तुम बाकी के बच्चों को खाना परोस दो। इतना कहकर दीपक पूड़ी का टिफ़िन मोनिका के हाथों से ले लेता है। अचानक से पूड़ी का टिफ़िन दीपक के हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया, जिससे टिफ़िन के आधे से ज़्यादा पूड़ियाँ ज़मीन पर गिर गई। अम्मा ज़मीन पर गिरी पूड़ियाँ को झट से उठाकर उनकी धूल मिट्टी को झाड़ने लगी। दीपक कहता है, अम्मा जी, इनको मत खाइए, इनमें धूल लग गई है। तो अम्मा जी कहती हैं कि धूल लग गई है तो क्या हुआ, मैं तो पूड़ी को झाड़ कर खा लूँगी। मेरे लिए 2 दिन का खाना मिल गया है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे पूरे पूरे दिन खाना नहीं मिलता है, भूखे पेट ही सोना पड़ता है, सिर्फ पानी पी कर सो जाती हूँ। अब तो मुझे 2 दिनों तक खाने की कोई चिंता नहीं, 2 दिन पूड़ियों से मेरा पेट भर जाएगा। मोनिका देखती है कि अम्मा के हाथों पर
जगह जगह चोट लगी हुई है। वह पूछने की कोशिश भी करती है कि अम्मा जी, आपके हाथों पर यह चोट कैसे लगी और इसे आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? कितनी सारी मक्खियाँ चोट पर बैठी हुई है, घाव गहरा हो जाएगा। लेकिन अम्मा मोनिका की बात सुनकर चुप रही थी। उनका ध्यान तो बस पूड़ियों को उठाने में लगा हुआ है। सच में यह पेट की आग भी सबसे अजीब होती है। अगर पेट भूखा है तो ना तो कोई सुनाई देता है और ना कुछ दिखाई देता है। भूख बड़ी ही बेरहम होती है। मुझे मेरी पूड़ियाँ लेने दो। इतना कहकर अम्मा सारी पूड़ियों को अपनी पत्तल में रख कर उठकर जाने लगी। अचानक से हवा चली और अम्मा के सर पर रखा हुआ साड़ी का पल्लू खिसक कर पीछे गिर गया। अम्मा की नज़रें मोनिका से मिली और मोनिका की नज़रें अम्मा से, जिसे देखकर मोनिका और दीपक के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मोनिका भागकर उनके पास गई और गले लगाकर रोने लगी। माँ, आपका यह हाल कैसे हुआ? आप तो भाई भाभी के साथ अमेरिका गई थी, फिर इधर कैसे आ गई? और यह आपने क्या हालत बना रखा है? सर पर एक भी बाल नहीं है, सारे बाल क्यों कटवा लिए? माँ की ऐसी हालत देखकर मोनिका की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। बार बार माँ को गले लगाकर रो रही है। दूसरी तरफ अम्मा, जिनका नाम सावित्री है, अपनी बेटी को सामने देखकर चौंक गई। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। बस अपनी बेटी को देखकर बराबर वह भी रोए जा रही है कि जल्दी से सभी लोगों को खाना खिलाकर सावित्री जी और मोनिका को पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर बैठाता है। दोनों को पानी पिलाता है। दोनों बहु देर तक रोती रहती हैं। मोनिका कहती है, माँ, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही है। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि इधर कैसे आई हैं आप? मुझे तो अभी तक यही पता था कि आप भाई के साथ अमेरिका में बहुत अच्छे से रह रही हैं। पिछले हफ्ते ही भाई से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए 2 महीने से आपसे बात भी नहीं कर पा रही थी। पूरे 2 महीने हो गए थे आपसे बात किए हुए। जब पिछले हफ्ते मेरी भाई से बात हुई थी और मैंने उनसे आपसे बात कराने के लिए कहा था, तब उन्होंने कहा था कि आप दवाई लेकर सो गई हो। दवाई का असर ज़्यादा होता है, इसीलिए नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। मैं भी तुम्हें बार बार इसीलिए फ़ोन करके परेशान नहीं किया कि एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से दवाइयों का असर है, और फिर इंडिया और अमेरिका के दिन रात के समय भी फ़र्क रहता है। कभी मैं बिजी होती हूँ तो कभी उधर भाई। इस वजह से आपसे 2 महीने से बात नहीं हो पाई। लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ कि आप इधर कैसे आई और भाई भाभी किधर हैं। लेकिन सावित्री जी अपनी बेटी को कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वह उनके दिल को बड़ा सदमा लगा है। आँखों से सिर्फ आंसू बह रहे हैं, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। दीपक कहता है, मोनिका, अभी माँ से कुछ भी मत पूछो, उनको पहले घर ले कर चलते हैं, फिर आराम से बैठकर उनसे सारी बातें कर लेना। तुम सही कह रहे हो, लेकिन घर ले जाने से पहले माँ को अस्पताल लेकर चलते हैं। देख नहीं रहे हो, माँ के हाथों में जगह जगह चोट लगी हुई है, मक्खियाँ भिनभिना रही है, इन्फेक्शन हो गया है। पहले इसको ठीक कराएंगे, उसके बाद ही माँ को घर लेकर चलेंगे। मोनिका माँ का हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर चल दी। तभी आसपास और भी लोग खड़े थे जो कहते हैं, क्या यह तुम्हारी माँ है? मोनिका कहती है कि हाँ, यह मेरी माँ है। आपस में खड़ी हुई 2 औरतें बातें करने लगती हैं। कैसी बदकिस्मत माँ है जो बच्चों के होते हुए भी दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है।
पिछले 2 महीने से तो मैं ही देख रही हूँ इस बुढ़िया को मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए और प्रसाद से अपना पेट भरते हुए। तभी दूसरी औरत कहती है, अरे देखा नहीं था किस तरह से इसका सूट बूट पहने हुए बेटा आया था और मंदिर की सीढ़ियों पर इसे बैठा कर छोड़ गया था। कितने दिनों तक बुढ़िया अपने बेटे को ढूंढते हुए पागलों की तरह फिरती थी। ना खुद का होश था और ना ही अपने बेटे बहू का पता बता पा रही थी जहाँ इसको भेज सकते थे। हाँ, देखा नहीं था जब यह बुढ़िया आई थी तो इसके कितने सुंदर लंबे बाल थे। भले ही बाल अटपटे थे लेकिन इसके बाल कमर के नीचे तक थे। इतने सुंदर बाल तो मैंने आज तक नहीं देखे थे, लेकिन क्या करते, मंदिर के कर्मचारियों ने इसके बाल काट दिए क्योंकि इस बुढ़िया को तो खुद का भी होश नहीं था। अपने बालों को कैसे संभालती। इतनी गर्मी पड़ रही थी, बाल ना धुलने की वजह से बालों में जू पड़ गई थी। पूरे दिन खुजली करती रहती थी और पागलों की तरह घूमती फिरती थी। बालों की वजह से बुढ़िया को बड़ी दिक्कत होती थी। तभी तो मंदिर के कर्मचारियों ने इसके सारे बाल काट दिए, टकला कर दिया। इसे तो होश भी नहीं है कि इसके बाल कट गए हैं। पास के ही सिटी हॉस्पिटल में दीपक सावित्री जी को दिखाने ले गया। डॉक्टर सावित्री जी के हाथों की सफाई करके उन पर दवाई लगा रहा था। दीपक बाहर दवाइयाँ लेने के लिए जाता है। मोनिका दीपक का हाथ पकड़कर कहती है, पता नहीं मेरी माँ के साथ क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ज़रूर माँ के साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ है। आज से पहले मैंने खुद को इतना बेबस और लाचार कभी महसूस नहीं किया था जितना आज कर रही हूँ। घर आने पर मोनिका अपनी माँ को अच्छे से नहलाती है, साफ सुथरे कपड़े पहनाती है, क्योंकि पिछले 2 महीने से उसकी माँ ने एक ही साड़ी पहन रखी है जो पूरी तरह से फट गई है। बहुत गंदगी हो गई थी, साड़ी से बदबू भी आ रही थी। मोनिका अपनी माँ को नहलाकर अच्छे से कपड़ा पहना देती है और उनको भर पेट खाना खिलाती है। इतने दिनों बाद आज सावित्री जी ने नहाया है। नहाने के बाद मोनिका उनको भर पेट खाना खिलाई। खाना खाने के बाद सावित्री जी को बड़ा ही सुकून की नींद आती है। इसी बीच मोनिका दीपक से कहती है कि मैं एक बार भैया को फ़ोन करके पूछती हूँ कि मेरी माँ कहाँ है। आखिरकार उनसे भी तो पूछूं कि जिस माँ को वह अपने साथ ले गए थे उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। लेकिन अभी इंडिया में दिन था तो अमेरिका में रात थी, इसीलिए मोनिका अपने भाई से बात करने के लिए शाम का इंतज़ार करने लगी। शाम होते ही मोनिका भाई राकेश को फ़ोन करती है। उधर से राकेश बिल्कुल ही बेफिक्र अंदाज में बात कर रहा है। हाँ बोलो मोनिका, क्या बात है? आज बड़ी सुबह सुबह तुमने मुझे फ़ोन लगा दिया। हाँ भैया, माँ की बहुत याद आ रही थी, सोचा माँ से बात कर लूँ। बहुत दिनों से बात भी नहीं हुई है, मुझे माँ को देखना है, मैं वीडियो कॉलिंग करती हूँ। फटाक से मोनिका अपने भाई को वीडियो कॉलिंग कर देती है। राकेश कहता है, मोनिका माँ अभी अपने कमरे में सो रही है, तुम्हें तो पता है उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। दवा का असर इतना ज़्यादा होता है कि 9 बजे से पहले सोकर ही नहीं उठती है। अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहकर राकेश एक दूसरे के कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी ने पहले से ही एक चादर के नीचे 2 तख्त रख दिए थे और उसको चादर से ढक दिया जिससे लगे कि उधर कोई सो रहा है। चादर से ढकी हुई तकियों को देखकर राकेश कहता है, देखो मोनिका, माँ अभी तक सो रही है, उनको जगाना अभी सही नहीं है। मैं तुम्हारी बात फिर कभी करा दूँगा। अपने भाई के झूठ को सुनकर मोनिका के
तन बदन में आग लग गई। खून खौल उठा कि उसका भाई कितना झूठ बोल रहा है। माँ मेरे साथ मेरे घर में सो रही है और भाई ने कितनी सफाई से झूठ बोल दिया। उसे अपने भाई भाभी का झूठ समझ में आ जाता है। वह दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब उसे अपनी माँ से सब कुछ पूछने की बेचैनी हो रही थी कि कब उसकी माँ जागे और वह माँ से पूछे कि यह सब कैसे हुआ। शाम को चाय बनाकर माँ के पास आती है। इतने दिनों बाद, सुकून की नींद के बाद सावित्री जी को बहुत अच्छा लगता है। बेटी को देखकर अचानक से वह चौंक जाती है, क्योंकि अभी पूरे 2 महीने से उन्हें सीढ़ियों पर रहने की आदत पड़ गई थी। इतने अच्छे घर में वह 2 महीनों से सोई नहीं थी। माँ, आप चाय पी लो, अच्छा लगेगा। ऐसा क्या हुआ था माँ, जो आप पिछले 2 महीनों से मंदिर की सीढ़ियों पर रह रही हैं? मैं बेवकूफ़ अभी तक यही समझती रही कि आप अमेरिका में भैया के साथ बहुत ऐशो आराम के साथ रह रही हैं, जबकि आप तो दर दर की ठोकरें खा रही थी। क्यों मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि पिछले 2 महीने से भैया भाभी ने मेरी आपसे बात नहीं होने दी? माँ, जब आप इंडिया में ही थी तो आपने हमसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? आज के समय में तो हर किसी के पास फ़ोन होता है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती थी। कैसे करती बेटा? एक तो तुम्हारा नंबर याद नहीं था और दूसरा तुम्हारे भाई भाभी ने मुझसे कहा था कि तुम भी कनाडा जाकर रहने लगी हो, क्योंकि दीपक को कनाडा में जॉब मिल गई है। जब मेरे दोनों बच्चे विदेश में हैं और मेरा इधर कोई नहीं है तो किसके पास जाती, किसके मदद मांगती? क्या माँ, भैया ने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला? हमने तो कभी कनाडा जाने का सोचा भी नहीं। अब सब समझ में आ रहा है भैया ने आपसे ऐसा झूठ क्यों कहा, ताकि आप इंडिया आकर मुझसे मिलने की कोशिश ना करो। अगर आप मुझसे मिलने की कोशिश करती तो भैया के झूठ का पर्दाफाश हो जाता। उन्होंने आपके साथ जो किया है उसका भांडा फूट जाता। इसीलिए वह आपसे इतना बड़ा झूठ बोलकर इधर छोड़कर चले गए हैं। माँ, मुझे वह दिन आज भी याद है जब भैया भाभी घर पर आए थे। उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था कि मोनिका, तू भी घर आ जा, पूरे 2 साल बाद इंडिया आ रहा हूँ। हम सब लोग साथ में माँ के साथ रहेंगे। वैसे भी पिताजी तो है नहीं, माँ अकेली है। हम दोनों ही उनके लिए सब कुछ हैं। तो क्यों ना हम सब इतने दिनों बाद इकट्ठे एक साथ घर पर रहें। जब मैं घर पर आई थी तो भैया ने आपको अपने साथ अमेरिका ले जाने की बात कही थी। मैं भी उनकी इस बात पर खुशी खुशी राज़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब पापा भी नहीं हैं, मेरी भी शादी हो गई है, माँ अकेली रहती है। अच्छा है, भैया भाभी के साथ अमेरिका रहेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। और फिर कुछ दिनों तक साथ में रहने के बाद, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद भैया भाभी आपको अपने साथ अमेरिका ले गए। इधर तक तो मुझे पता है, उसके बाद उधर क्या हुआ माँ, अब आप बताओ। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। रोती हुई सावित्री जी कहती है कि बेटा, जब मैं बहू बेटे के साथ अमेरिका गई तो कुछ दिन तक तो उन दोनों ने मुझे अच्छे से रखा, लेकिन धीरे धीरे बहू मुझसे घर के सारे काम कराने लगी। कभी कभार तो बेटे से कुछ कहती तो बेटा भी मुझसे चिढ़ जाता और कहता, माँ गांव में तो तुम इतना काम करती थी और इधर अगर अपनी बहू के साथ थोड़ा बहुत काम कर दोगी तो क्या हो जाएगा। और तुम्हें तो पता है अमेरिका में काम वाली नहीं मिलती है, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो आपको बहू के साथ काम में हाथ तो बटाना ही पड़ेगा। बहू बेटे दोनों ही मुझसे घर के सारे काम करवाने लगे। मुझसे बनता भी नहीं था, तब भी घर का सारा काम करती। एक दिन बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। डॉक्टर के पास बहू बेटा दिखाने गए। जब वापस आए तो अपने कमरे में कुछ बात कर रहे थे।
कमरे के पास ही रसोई है, मैं उधर चाय बना रही थी। बहू बेटे इतनी तेज़ी से बात कर रहे थे कि मुझे सब कुछ स्पष्ट सुनाई दे रहा था। राकेश, तुमने अपनी माँ को जिस मकसद से बुलाया था, चलो वह तो आज आधा पूरा हो गया है। हाँ, सच कह रही हो, हमने अपना बेबी प्लान किया था, लेकिन डिलीवरी के बाद काम करने के लिए इधर मेड बहुत ही महंगा मिलती है। हमारे सारे पैसे तो मेड में ही खर्च हो जाते, इसीलिए हम दोनों सोच समझ कर घर गए थे और तुम्हारी माँ को अपने साथ ले आए। अब बस तुम्हारी माँ से पूरे साल भर तक अच्छे से सेवा लूँगी, खूब सेवा कराऊँगी। इसका तो उन्हें भान ही ना रहा, क्योंकि बहू बेटे की बातें उनके कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। अभी तक तो वह जैसे तैसे अपने बेटे बहू का घर समझकर काम कर रही थी, लेकिन आज जब उन्होंने अपने बेटे बहू की बातें सुनी कि वह उन्हें अपनी माँ समझकर नहीं बल्कि घर की काम वाली समझकर लेकर आए हैं, अब सावित्री जी का बहू बेटे के घर में एक पल भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन करती भी क्या, विदेश में जो बैठी थी, आने जाने का भी कुछ नहीं जानती। वह तो अपने घर से कभी निकलकर बाहर भी नहीं गई, तो विदेश से कहीं इधर उधर जाना उनके बस का नहीं था। पूरी रात सावित्री जी रोती रही। उन्हें ऐसा लग रहा कि किसी ने उन्हें जेल खाने में बंद कर दिया हो, जहां उनकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलती है। पहले तो बहू बेटे बात भी कर लेते थे, बेटी से 2 मिनट बात ही करने देते थे और सामने से ही फ़ोन वापस ले लेते थे। मेरा बड़ा दम घुट रहा है, मुझे तो अपने घर वापस जाना है। पूरी रात रोने के बाद सावित्री जी की आंखों पर सूजन आ गई। सुबह उठकर वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा, उन्हें अपने घर जाना है। तुम्हारे पास 6 महीने रह लिया, अब मैं नहीं रह सकती, मुझे इंडिया वापस जाना है। बेटा चिल्लाते हुए कहता है, तुम पागल हो गई हो माँ, इंडिया जाने की ऐसे जिद कर रही हो जैसे इंडिया तो बगल के पास वाला स्टेशन हो। तुम्हें पता है इंडिया जाने में कितना पैसा खर्च होता है। अभी तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि तुम्हें अलग से टिकट कराकर इंडिया वापस छोड़ने जाऊं। जब हम जाएंगे तब ले जाएंगे, तब तक तुम्हें हमारे साथ इधर ही रहना पड़ेगा। और हाँ माँ, तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी, तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है और तुम दादी बनने वाली हो। तो क्या तुम अपनी बहू को इस हालत में छोड़कर इंडिया जाओगी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम दादी बनने वाली हो। बेटे ने सावित्री जी को इंडिया वापस भेजने से साफ साफ इनकार कर दिया। पूरा दिन घर का काम करती, बाद में अपने एक छोटे से कमरे में आकर बैठ जाती, जहाँ उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं है। बहू बेटे सैटरडे संडे घूमने के लिए निकल जाते हैं, उधर से ही खा पी कर आते हैं। माँ घर में कैसे रह रही है, कैसा लग रहा है, क्या खा रही है, इससे बेटे बहू को कोई मतलब नहीं था। उनके साथ तो बेटे बहू एक नौकरानी की तरह व्यवहार कर रहे थे, जिससे पूरे घर का काम लेते और खाने के नाम पर थोड़ा बहुत दे देते। बड़े ही मुश्किल से सावित्री जी के 10 महीने निकलते हैं। 10 महीने में बहू ने सावित्री जी से घर के सारे काम करवाए। घर का एक काम नहीं करती थी, पूरे दिन बिस्तर पर आराम करती, सावित्री जी से काम कराती। जब बच्चा हो गया तो बहू सावित्री जी से उसकी सूसू पोटी साफ करवाती, मालिश करवाती। एक दिन बहू के पैरों में सूजन हो जाती है तो वह सावित्री जी से कहती है कि जाओ एक कटोरी में तेल गरम करके लाओ और मेरे पैरों की मालिश कर दो। पास में बेटा राकेश भी बैठा है, वह बहू की बात सुनकर कुछ नहीं कहता। सावित्री जी बहू की बात सुनकर चुपचाप खड़ी रह जाती है तो बहू पास में खड़ा हुआ गिलास सावित्री जी की तरफ फेंक कर मार देती है। बहरी हो गई हो क्या, सुनाई नहीं देता है? जाकर तेल गरम करके लाओ
और मेरे पैरों की मालिश कर दो। खड़ी खड़ी मुँह क्या ताक रही हो? अभी तक की कहानी सुनकर मोनिका की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। क्या माँ, भाभी ने आपसे पैरों की मालिश भी करवाई है? क्या भाई को आप पर जरा सी भी दया नहीं आई कि अपनी माँ से इतना काम करा रहा है? नहीं बेटा, तुम्हारा भाई बहुत ही पत्थर दिल है। यह तो मुझे तब पता चला जब मैं उसके पास रही। मैं भी कैसी अभागिन माँ हूँ कि मुझे ऐसा पत्थर दिल बेटा मिला। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि बड़े होकर मेरा बेटा मेरे लिए ऐसा व्यवहार करेगा। एक दिन मैं फिसल कर गिर गई और मेरे पैरों में चोट लग गई, जिसकी वजह से मैं घर के काम नहीं कर पा रही थी और बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से बहू बेटा बड़े ही चिड़चिड़ा हो गए। बेटा 6 महीने का हो गया तो एक दिन बहू ने राकेश से कहा, अब तुम्हारी माँ का इधर कोई काम नहीं है, ले जाकर इनको कहीं दूर छोड़ दो। अब इनका घर में कोई काम नहीं बचा है। हम जिस मकसद से इनको अपने साथ अमेरिका लेकर आए थे वह पूरा हो गया है और अब तो यह हमारे ऊपर खुद ही मुसीबत बनकर बैठ गई, कोई काम ही नहीं कर पाती हैं। राकेश कहता है, अभी 1 महीने और रुको, अगले महीने मुझे अपने ऑफिस के काम से इंडिया जाना ही है, तभी लेकर जाऊंगा। इंडिया लाने से पहले बेटे ने मुझे बताया था कि मोनिका और दीपक दोनों कनाडा जाकर रहने लगे हैं। इंडिया में सबसे पहले बेटा मुझे वृद्धा आश्रम लेकर गया, लेकिन वृद्धा आश्रम वालों ने खर्चे के थोड़े बहुत पैसे मांगे, जिससे बेटे ने देने से इनकार कर दिया। जब उसे लगा कि किसी वृद्धा आश्रम में इस बुढ़िया को लेकर जाऊंगा तो वह लोग मुझसे पैसे मांगेंगे, इसीलिए एक दिन वह मुझे मंदिर ले गया। पहले तो मुझे उस शहर का नाम भी नहीं पता था कि बेटा मुझे किस शहर में लेकर आया है। बाद में पता चला कि वह तो काशी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। माँ, तुम इधर ही इंतज़ार करो, मैं अपने एक दोस्त से मिलकर आता हूँ, वह इसी शहर में रहता है। उसके बाद हम तुम्हें किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आएंगे। मैंने बेटे से कितनी बार मिन्नतें की थी कि मुझे मेरे गांव छोड़ दो, जहां मेरा पुराना घर है, मेरे पति का घर है, मैं उधर ही बनी रहूँगी, मुझे वृद्धा आश्रम मत छोड़ो। लेकिन बेटे ने मुझे झिड़कते हुए कहा, अगर तुझे गांव में अकेला छोड़ आऊँगा तो 4 लोगों में मेरी बदनामी होगी और सभी लोग मुझ पर ही उंगली उठाएंगे। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। हमारे गांव से काशी तो बहुत दूर है और मोनिका भी भोपाल में रहती है, तो वह भी तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। जबकि उसे यह नहीं पता था कि मोनिका के पति दीपक का ट्रांसफ़र काशी में ही हो गया है। उसे तो यही लगेगा कि तुम हमारे साथ अमेरिका हो। इसके बाद बेटा जब एक बार गया तो दोबारा वापस ही नहीं आया। मैं पूरा दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे इंतज़ार करती रही, भूख प्यास से तड़पती रही। तबीयत तो मेरी पहले से ही ठीक नहीं थी। ठीक से खाना ना खाने की वजह से मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे ही बेहोश हो गई। आसपास के लोगों ने और मंदिर के पुजारी ने चेहरे पर पानी मारकर मुझे होश में लाया, कुछ खाने पीने को दिया। आज एक और बेटा अपनी माँ को बेसहारा छोड़कर चला गया। उसके बाद मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। ना मेरे पास कपड़े थे, ना रहने के लिए घर, ना खाने के लिए खाना। बड़ी मुश्किल से भीख मांग कर पेट भर रही थी। आने जाने वाले लोग मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा देखकर पैसे फेंक कर चले जाते। इतना कहकर सावित्री जी फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं भाई भाभी को ऐसा सबक सिखाऊंगी। भाभी को फ़ोन मिलाती हूँ और कहती है, भाई मैं गांव गई थी, उधर पापा की एक पुरानी अलमारी रखी थी। अलमारी का कोई इस्तेमाल नहीं था, सोचा किसी और ज़रूरतमंद को दे देती हूँ, कम से कम वह उसका इस्तेमाल तो करेगा।
जब मैंने उस अलमारी को साफ करने के लिए खोला तो उसमें शेयर मार्केट के कुछ कागजात निकले हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दीपक कह रहा है कि यह तो जादुई कागज़ है। पिताजी ने 40 साल पहले शेयर को खरीदा था। आज उनकी कीमत करोड़ों में है। भैया, अब आप ही आओ और उन शेयर्स को निकालने का काम करो, क्योंकि 50 से 60 करोड़ रुपए उन शेयर से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको इंडिया आना पड़ेगा। अरे मोनिका, तुम चिंता मत करो, मैं अगले हफ्ते ही इंडिया आता हूँ और सारे शेयर के कागज़ों को संभाल कर रखना। मैं आकर सारे पैसे निकालूंगा। भैया, माँ को भी ले आना। अरे मोनिका, माँ को लाने की क्या ज़रूरत है? वह इधर आराम से रह रही है। फालतू में उनका आना जाना होगा, और वैसे भी आने जाने में वह बहुत थक जाती है। और मैं तुम्हारी भाभी ही आएंगे। माँ को अभी रहने देते हैं। मोनिका को भाई भाभी की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा है। मन कर रहा है कि अभी के अभी जाकर भाई भाभी दोनों के गाल पर एक एक जोरदार थप्पड़ लगाए, लेकिन क्या करे, अभी एक हफ्ते तक उसे इंतज़ार करना ही है। एक हफ्ते बाद राकेश पत्नी के साथ मोनिका के घर आ गया। राकेश को देखते ही मोनिका का खून खौल उठा। राकेश को देखते ही वह 2 जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगाती है। तभी उसकी भाभी कहती है, क्या कर रही हो मोनिका? तुम्हारा दिमाग खराब है? अपने बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाती हो? भांग पी रखी हो क्या, जो इस तरह का व्यवहार हमारे साथ कर रही हो? भाभी के इतना बोलते ही मोनिका भाभी के गाल पर भी एक जोरदार थप्पड़ लगाकर कहती है, तो तुम्हें आनी चाहिए मेरी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए। मेरी माँ भी तो तुमसे बड़ी है। तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया है? राकेश चिल्लाते हुए कहता है, क्या किया है मैंने माँ के साथ? माँ अच्छे से मेरे साथ अमेरिका में रह रही है, अच्छे से खा रही है, पी रही है, और क्या करूँ मैं माँ के लिए? जान दे दूँ क्या? राकेश का इतना कहना था कि कमरे में बैठी हुई सावित्री जी बाहर निकलती हुई कहती है, ना बेटा, तू जान क्यों देगा मेरे लिए? तू तो मेरी जान लेने के लिए पैदा हुआ है। और एक जोरदार थप्पड़ सावित्री जी के बेटे के गाल पर जड़ देती है। बेटे को दिन में तारे नजर आ गए। माँ को देखकर बेटे बहू दोनों होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया था कि उनकी पोल खुल चुकी है। मोनिका को सब कुछ पता चल गया है, मैंने माँ के साथ क्या क्या किया है, और उसे यह भी समझ में आ जाता है कि शेयर की बात सच्ची नहीं है। यह सब तो मुझे बुलाने के लिए कही गई है। मोनिका, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और मुझे झूठ बोलकर इंडिया बुलाया, मेरा इतना पैसा बर्बाद करवाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगी तो मैं नहीं तुम्हें। भैया, कॉलर पकड़कर मोनिका कहती है। तब तक दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है। मोनिका जाकर देखती है तो इंस्पेक्टर साहब पुलिस वालों के साथ घर में आ चुके थे। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो मेरे भाई और भाभी को। इन्होंने मेरी माँ के साथ जो कुछ किया है वह तो मेरी माँ ने पहले ही सब कुछ आपको बता दिया है। पुलिस केस हो जाने पर राकेश और उसकी पत्नी के ही पासपोर्ट रद्द हो जाते हैं। कभी भी अमेरिका वापस नहीं जा सकेंगे। पुलिस राकेश और उसकी पत्नी को पकड़कर जेल में डाल देती है और उस पर अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करने, मारपीट करने, उसको अमेरिका ले जाकर बंधक बनाने के जुर्म में जेल में डालकर केस कर देती है। आज मोनिका भाई भाभी को जेल में डालकर बहुत खुश है कि वह अपनी माँ के साथ न्याय कर पाई है। उन दोनों ने मेरी माँ के साथ जो किया था उसकी सज़ा उन्हें मैंने दे दी है। कोई भी मेरी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता है, वह मेरी माँ है। इतना कहकर मोनिका अपनी माँ को गले से लगा लेती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।